नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 13 मई 2026। 2026 जल्द से जल्द बीत जाए, है ना। बहुत सारे संकट आ रहे हैं, आर्थिक संकट भी आने वाला है, आ चुका है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे कि इसरो के पूर्व प्रमुख, जो इसरो के पूर्व चीफ थे सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने नीट पेपर में लीक के पश्चात से, जो 2024 में लीक हुआ था नीट का पेपर, बिल्कुल सही सुन रहे आप, अब नीट, आईआईटी, जेईई, यूपीएससी भी लीक हो जाए तो हम बोरा बिस्तर बांध के यहाँ से हिमालय निकलें। सारे पेपर ही लीक होते हैं। तो एनटीए का नीट पेपर 2024 में भी लीक हुआ था। तो उस दौरान एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, लेकिन उस रिकमेंडेशन की पुड़िया बांध कर किसी ने पान समझ के खा लिया। तो जो है, इस रिकमेंडेशन को हम लोग ज़रा डिटेल में समझेंगे कि क्या है ये और किस प्रकार से इन्होंने सुधार के लिए सुझाव दिया था, जिसको लागू नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। नीट यूजी, जो मेडिकल एंट्रेंस का टेस्ट होता है, वो कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि लीक हो गया था पेपर। एक गेस्ट पेपर बनाया गया, नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं। गेस्ट पेपर बनाया गया जिसमें से सारा पेपर में सारे सवाल जो हैं वो उसी गेस्ट पेपर से आए हुए थे और वो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास पहुंचाए गए, जिसके कारण से ये जो है परीक्षा कैंसिल हो गई है। और परीक्षा के कैंसिल होने के बाद सब न्यू एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा आने वाले समय में। एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा कि सेंट्रल के जो एग्ज़ामिनेशन हैं, जो उसको थोड़ा सा सुधार करके रिफॉर्म के ज़रिए सही बेहतर तरीके से तकनीकों को यूज करते हुए भारत में लागू किया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। नीट के आए दिन पेपर जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। इसके साथ में एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे एग्ज़ाम की भी इंटीग्रिटी अब सही नहीं है, वो बार बार लीक होते रहे हैं। इस टॉपिक को ज़रा हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि आर्थिक संकट आने वाला है। रुपया गिर करके 95.63 पर पहुंच गया है। रुपया 95.63 पर सबसे लोएस्ट है अभी तक का। और इसके पीछे कारण क्या है, तो वेस्ट एशिया क्राइसिस और बहुत सारे क्राइसिस का कारण बताया जा रहा है। इसको भी देखेंगे हम लोग कि क्या इसके निहितार्थ हैं। इसके साथ साथ सांख्यिकी मंत्रालय के एक रिपोर्ट जारी किया गया है लेबर सर्वे को लेकर के, वहाँ से सवाल बनते हैं प्रीलिम एग्ज़ाम में, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक चीज़ और है, अगर आपको डेली प्रैक्टिस के लिए अचीवर ग्रुप में जुड़ना हो, अभी साइंस चल रहा है, इससे पहले के भी सारे सेट अवेलेबल हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए वो। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है कि लीक के पश्चात से, जो 2024 में पेपर लीक हुआ तो उसके बाद से के राधाकृष्णन, ये समिति बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। इस समिति ने बहुत सारे सुझाव भी दिए, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। इस समिति कुछ ही सुधारों को लागू किया गया। आपने देखा होगा कि नीट पेपर में एग्जामिनेशन से पहले सेंटर के बाहर कान की बालियां तक निकलवा ली जाती हैं और नाखून बढ़े होते हैं तो वो भी तक काट दिए जाते हैं। जब आप सेंटर में प्रवेश करने से पहले इतनी सारी चीज़ें दिखावटी के लिए करते हो, लेकिन आपका पेपर ही लीक हो जाता है, पता चला पहले ही आपने किसी को बेच दिया पेपर। तो ये सब कुछ क्या है, तो ये सब कुछ केवल और केवल परेशान करने वाली चीज़ें रह जाती है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो लीक हुआ है, तो उससे पहले कुछ कमेटी ने सुझाव दिए थे। उस सुझाव क्या क्या हैं, इसको ज़रा पढ़िएगा, क्योंकि सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा कि हाल के दिनों में सरकारी भर्ती या एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पेपर लीक जो देखा गया है, इसके कारणों के बारे में बताएं और इसके लिए समाधानों की चर्चा करें। तो समाधानों की चर्चा में आपको इस समिति के सुझावों को लिखना पड़ेगा, या फिर प्रीलिम में पूछ सकता है हाल ही में चर्चा में रहा के राधाकृष्णन समिति किससे जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको बताना पड़ेगा कि ये नीट पेपर में सुधार को लेकर के यह कमेटी बनाया गया था। मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाली नीट यूजी, जो अंडर ग्रेजुएट 12th के बाद जो बच्चे देते हैं, परीक्षा को कथित तौर पर पेपर लीक के कारण से रद्द किया जा रहा है। 2024 में भी पेपर लीक के आरोप लगे थे, जिसके बाद सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी, लेकिन उसकी प्रमुख सिफारिशों पर अब तक अमल नहीं किया गया है। कुछ भी नहीं अमल हुआ है। उसके एक दो रिकमेंडेशन को तो लागू किया गया, लेकिन जो मुख्य रिकमेंडेशन थे उसको लागू नहीं किया गया।
जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने कहा कि 2024 में जब पेपर लीक हुआ तो जो नीट के डीजी थे, जो उसके प्रमुख थे, उनको ज़रा देखिएगा कहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो नीट के डीजी थे, अब उनको इस्पात मंत्रालय में सलाहकार का पद दिया गया है वहाँ से हटाने के बाद से। अधिकारी वही रहते हैं, विभाग बदल जाता है, इसलिए सिस्टम वैसा ही है, उसका रूप रंग वैसा ही है, बस ऊपर के लोग बदलते हैं, बाकी पेपर लीक तो होना ही था। पृष्ठभूमि क्या है तो 2024 के कथित पेपर लीक जिसकी जांच सीबीआई ने की थी के बाद इसके बाद से इसकी भी जांच सीबीआई ने किया था, और अभी जो लीक हुआ उसकी भी जांच सीबीआई ही कर रही है। केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं ये के राधाकृष्णन महोदय। इनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी जिसका काम ये था कि आप क्या करें, सुझाव दें कि क्या क्या इसमें सुधार किए जाएं। समिति ने विस्तृत रिपोर्ट अक्टूबर 2024 में शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी। 2014 के बाद से, जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है, उसके बाद से सरकार में सारे मंत्रालय बेहतर हुए हैं, कुछ मंत्रालय सही हुए, कुछ खराब हुए। जो सबसे खराब और सबसे खराब परफॉर्मिंग वाली मंत्रालय है वो है आपका शिक्षा मंत्रालय ही है। इसका परफॉर्मेंस 2014 से 2026 के दौरान लगातार गिरता ही जा रहा है, कभी उठा तो है ही नहीं। आप शिक्षा मंत्रालय का नाम भी भूल गए होंगे। उन्होंने परिवर्तन के नाम पर क्या किया कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया। कभी आपने सोचा कि इतने करोड़ लोगों का एसआईआर प्रोसेस बिल्कुल सही से हो जाता है, चुनाव बिल्कुल सही तरीके से हो जाता है, सब कुछ सही तरीके से हो जाता है, संसद में सीटों की संख्या सही तरीके से बढ़ जाएगी, परिसीमन भी हो जाएगा, लेकिन एक छोटा सा पेपर ही है जो हो नहीं पाता है कभी भी सही से। ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। 11th-12th के बच्चे कोई ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, उनकी मानसिक स्थिति पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा इसका अंदाज़ा ज़रा आप लगाइएगा कि एक पेपर कैंसिल होने से 26 लाख अप्रॉक्स बच्चे जो हैं उन पर प्रभाव पड़ रहा है। एईडीओ का जब कैंसिल हुआ था तो दिक्कत ये है ना कि बच्चों को लगता है कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, हमारा उससे क्या लेना देना। एईडीओ में जब अनियमितताएँ हुई तो बाकी लोगों ने कुछ नहीं बोला। 72 में जब अनियमितताएँ होती है तो एसआई वाले चुप बैठ जाते हैं। 70 में जब हुआ था या 67 में जो हुआ था। इसी तरह से अलग अलग परीक्षा को अलग अलग देखा जाता है, जबकि अंततः सारे तो छात्रों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ है ना। तो जब तक कलेक्टिव रूप से कुछ रिस्पॉन्स नहीं होगा तब तक इसमें कुछ बड़ा सुधार नहीं होगा। ऐसे ही लीक होते रहेंगे, समितियां बनती रहेंगी। लीक होने पर पता चल जाए वो ज़्यादा अच्छी बात होती है कि भाई लीक हुआ, पता चल गया। क्या पता पिछले साल का भी लीक हो, 2025 का भी, लेकिन पता ना चला हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, देखिए इनकी सिफारिशें क्या क्या थी। पीपीटी से सीबीआई में बदलाव। समिति ने जोरदार वकालत की कि फुल प्रूफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेन एंड पेपर टेस्ट के बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा को अपनाया जाए, ये इन्होंने कहा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा और काम दे दो टीसीएस को, जैसे एसएससी में हुआ था, जैसे सारे एग्जामिनेशन में हुआ, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। पहले से ही स्क्रीन जो है वो शेयर हो रहा होता है, कोई और बैठ के सॉल्व कर रहा होता है। और अगर वाकई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही सही होते हैं तो यूपीएससी पीटी के एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्यों नहीं होते हैं? वो पेपर और कलम से क्यों होता है? तो भले कोई भी हो रिकमेंडेशन दे रहा है, एक बार बैठ करके लॉजिकली सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सुरक्षित हो जाए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब तक सिस्टम सेफ़ नहीं है तब तक आप किसी भी माध्यम से टेस्ट लीजिए, वो सेफ़ नहीं होगा। और अगर सिस्टम सेफ़ है तो आप किसी भी माध्यम से टेस्ट लीजिए, वो सुरक्षित होगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। मल्टी सेशन मल्टी स्टेज परीक्षा। समिति ने सिफारिश की जब परीक्षार्थियों की संख्या 2 लाख से अधिक हो तो परीक्षा को कुछ दिनों या हफ्तों में कई शिफ्टों में कराया जाए, साथ ही से कई चरणों में कराने का भी सुझाव दिया गया था। ये इनके दूसरे सुझाव थे। सिफारिशों को लागू क्यों नहीं किया गया? स्वास्थ्य मंत्रालय का क्षेत्राधिकार एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के अनुसार कंप्यूटर आधारित परीक्षा में जाने का अंतिम फैसला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को लेना है। ये इस मंत्रालय को परीक्षा में ये फैसला लेना है। अब मंत्रालय खेल हो रहा है, क्योंकि एनटीए उन्हीं की ओर से यह परीक्षा आयोजित करती है, ऐसा कहना है। इसीलिए यह फैसला लिया ही नहीं गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। देखते रहिए क्या क्या खेला हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन की सबसे बड़ी बाधा, एनटीए एक शिफ्ट में अधिकतम 2 लाख छात्रों का ही सीबीटी ले सकती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले सकती है।
चूँकि नीट में लगभग 25 लाख छात्र बैठते, इसलिए परीक्षा कम से कम 15 शिफ्ट में करवाना पड़ेगा। यहाँ AEDO का एग्जामिनेशन 3 शिफ्ट में हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है 15 शिफ्ट में। IIT JEE और मेडिकल के एंट्रेंस अगर होने लग जाएं तो कितना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन में छात्रों का नुकसान भी होता है। बिल्कुल ये सत्य है, 100% है कि कुछ छात्रों का नुकसान तो होता ही है। 15 अलग अलग शिफ्टों में प्रश्न पत्रों को नॉर्मलाइज सामान्यीकरण करना बहुत मुश्किल होगा, जिससे मुकदमों और एडमिशन में देरी का खतरा रहता ही है। पेपर लीक का मुख्य कारण, ये देश की जनता में 140 करोड़ आबादी है अपने देश की। बंगाल की आबादी, बंगाल देश का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। सबसे अधिक आबादी बंगाल की, चौथे पोजीशन पर है वो। बंगाल में इतनी करोड़ आबादी में इन्होंने सफलतापूर्वक SIR करवा लिया, लेकिन 25 लाख बच्चे का एग्जामिनेशन करवाने का तंत्र सफलतापूर्वक 2026 के भारत में मौजूद नहीं है, जो फुल प्रूफ हो, सही हो, विश्वसनीय हो, ट्रस्टेड हो। एक एजेंसी के पास है, UPSC करवाती हर साल, है ना। उसके परीक्षा के बाद बच्चों में धांधली होती है कि भाई इसने गलत सर्टिफिकेट यूज कर लिया, इसने EWS लगा दिया। ये बाद के प्रोसेस हैं, परीक्षा में चोरी का आरोप तो नहीं लगता है ना। लेकिन ये 25 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन नहीं करवा सकते हैं 2026 में, वर्ल्ड की 4th इकॉनमी। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हमारे पास एक दिन में 25 लाख के करवाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। तो यही ये कह रहे हैं ना, इसका निहितार्थ तो यही है। अधिकारियों का माना कि पेन पेपर टेस्ट को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप में करना असंभव है। सीरियसली, तो UPSC की एग्जामिनेशन तो हर साल के ही कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि भौतिकी फिजिक्स प्रश्न पत्रों को केंद्रों तक पहुंचाने के दौरान कई स्तरों पर उनके लीक होने का खतरा रहता है। फिजिकली जब प्रश्न पत्रों को आप पहुँचाते हैं सेंटर तक, तो उनके लीक होने का खतरा रहता है। UPSC के भी प्रश्न पत्र सेंटर तक आते हैं। UPSC कितने ही, आई थिंक 50 के करीब में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। NDA, CDS, UPSC, CSE, इंजीनियरिंग सेवा, वित्तीय सेवा, अलग अलग सेवा, इतने सारे होते हैं, है ना। अब तक क्या क्या लागू हुआ है, तो कुछ भी नहीं। राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बेहतर सहयोग और आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणालीकरण को लागू किया गया है। ये 2 सिस्टम को लागू करने का इन्होंने प्रयास किया, इसके रिकमेंडेशन से। बाकी किसी भी चीज़ को इनके द्वारा लागू नहीं किया गया है। इस समिति की सिफारिशों को याद में रखिएगा और उसके यूज भी कर सकते हैं आप आंसर राइटिंग के दौरान उसका, और उसके साथ में प्रीलिम में अगर पूछा जाता है तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग करें। आप बताएं कि यह समिति किससे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO जो है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से जुड़े हुए सवाल प्रीलिम एग्जाम में पूछे जाते हैं। BPSC प्रीलिम 70 और 71 दोनों में इससे जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। 69 में भी इससे जुड़ा हुआ एक डेटा पूछा गया था, जिसको बाद में रिपीट किया गया है। जारीकर्ता कौन है तो आपको बता ही दिया, NSO के द्वारा जारी किया गया है। डेटा अवधि कब से कब तक का इसमें डेटा है तो ये भी ध्यान रखना है, जनवरी से दिसंबर 2025। जनवरी से दिसंबर 2025 अर्थात 2025 के सारे डेटा हैं इसमें, जिसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि श्रम बल जो है भारत में उनकी स्थिति क्या है और इसके निहितार्थ क्या क्या हो सकते हैं। पहली बार नए PLFS ने पुराने जुलाई से जून केवल शहरी त्रैमासिक चक्र को छोड़कर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के मासिक रूप से कवर किया है। इस बार के डेटा में पहले क्या होता था कि 3-3 महीने के क्रम में हम लोग पूरे साल का डेटा इकट्ठा करते थे, लेकिन इस वाले रिपोर्ट में मासिक आधार पर न केवल शहरी बल्कि शहरी और ग्रामीण दोनों डेटा को इंक्लूड करते हुए यह रूपरेखा, यह डेटा का पूरा पैटर्न तैयार किया गया, यह रिपोर्ट तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट हमें क्या बताता है कि भारत में श्रम बल की स्थिति कैसी है, कहाँ पर श्रम बल किस प्रकार से काम कर रहे हैं, महिलाओं में क्या स्थिति है, पुरुषों में क्या स्थिति है, इसके लिए यह कार्य किया जाता है। श्रम बल भागीदारी दर LFPR जिसको कहा जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। LFPR का अर्थ है कि काम करने वाले या सक्रिय रूप से काम तलाश करने वाले लोगों का परसेंटेज, या तो काम कर रहे हैं ऑलरेडी वर्किंग हैं,
या सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। क्या आप इसमें आएंगे? नहीं, आप सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, जिसके लिए आपको जाना है, तो आप इसमें शामिल नहीं होंगे। तो भारत का बहुत बड़ा आंकड़ा जो है वो इस आधार पर अभी भी छुपा हुआ है कि वो श्रम बल भागीदारी में शामिल नहीं है, गवर्नमेंट प्रिपरेशन और इत्यादि चीज़ों के आधार पर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। LFPR ओवरऑल, LFPR सभी आयु वर्ग के लिए भारत का कुल LFPR 44.9% है, यानी हर 10 में से 4 व्यक्ति या तो काम कर रहे हैं या काम की तलाश कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। 15 वर्ष, अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में आएँ तो 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए अगर हम लोग देखें, 15 वर्ष या उससे अधिक, कम बोल दिया मैंने, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए हम लोग देखें तो यह परसेंटेज 59.3% है, 59.3% है। इसको ज़रूर याद रखें। लिंग और क्षेत्र के अनुसार बाय जेंडर एलोकेशन, शहरी पुरुष अर्बन मेल जो हैं उनमें 59.7% है, ग्रामीण पुरुषों में 58.8% है श्रम बल भागीदारी, ग्रामीण महिलाओं में 34.6% है कृषि और घरेलू काम के कारण से, शहरी महिलाओं में 22.2% है। शहरी पुरुषों के मुकाबले आधे से भी कम महिलाएं जो हैं वो LFPR में शामिल हैं, जिसको क्या कहा जाता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का अभी भी बहुत कम है, यानी कि 22.2% ही है, 22.2% ही है, यानी कि इनको हम काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं, 78% हम और इसमें ग्रो कर सकते हैं अप्रॉक्स, अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है? ये एक छोटा सा परिदृश्य जो आपको दिखा रहा है कि किस वर्ग का कहाँ पर आदमी को ज़्यादा काम मिल रहा है या काम की तलाश कर रहे हैं, अर्थात वर्किंग माहौल वहाँ पर ज़्यादा है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR, जिसको कहा जाता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इसका अर्थ है कुल जनसंख्या में वास्तव में काम कर रहे लोगों का परसेंटेज क्या है। हमारी आबादी मान लीजिए 100 करोड़ है, तो इस 100 करोड़ में से कितने लोग वास्तविकता में काम कर रहे हैं, इसका परसेंटेज को कहा जाता है WPR। शब्दावली ही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में अगर वर्ड आपके क्लियर हैं, टर्मिनोलॉजी क्लियर है, तो इकोनॉमिक्स आपको खेल लगेगा, हलवा लगेगा। इकोनॉमिक्स में शब्दावली ही सबसे ज़्यादा कठिन हिस्सा है। समग्र विधि सभी आयु वर्ग के लिए WPR 2022 के 39.7% से बढ़कर के 2025 में 43.5% हो गया है। कितना हो गया है? 43.5%। महिलाओं की स्थिति देखें तो अधिक महिलाएं श्रम बल में प्रवेश कर रही हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। रूरल एरिया महिलाएं श्रम भागीदारी ज़्यादा है उनकी, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में अब वो ज़्यादा प्रवेश कर रही हैं। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से क्या यह भारत की खूबसूरत तस्वीर है? बिल्कुल भी नहीं। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से घनघोर पलायन के कारण, ग्रामीण एरिया में पुरुषों की आबादी कम होने के कारण से महिलाओं का पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर एंड अदर वर्क्स में बढ़ रहा है। तो ये क्या है? ये है क्लियरिटी जो आपको समझ में आना चाहिए। रिपोर्ट के टेक्स्ट के अनुसार महिलाएं WPR इस अवधि में 26.9% से बढ़कर के 33.8% हो गया है, जबकि चार्ट 6 जो ऊपर है आयु के हिसाब से 2022 में 24.6 से 2025 में 29.8% के आसपास में आ गया है। यही सेम डेटा जो है वो 71 BPSC प्रीलिम में पूछा गया। आप जा करके देखेंगे, आपको मिल जाएगा। बेरोजगारी का परिदृश्य क्या है? समग्र बेरोजगारी 2022 से 2025 के बीच समग्र बेरोजगारी दर 3.6% से गिर करके 3.1% हो गई है। सरकार के हिसाब से बेरोजगारी कम हुई है, ऐसा सरकार कह रही है। शिक्षित बेरोजगारी चिंता का विषय है। अभी भी 15 वर्ष उससे अधिक आयु के माध्यमिक विद्यालय और उससे अधिक शिक्षा प्राप्त लोगों में बेरोजगारी 6.5% है। इससे पहले ही मैंने ये समझाया था कि भारत में अशिक्षित जो बेरोजगारी है वो कम है, यानी कि कम पढ़े लिखे में बेरोजगार कम है,
और जो पढ़ लिख जा रहे हैं उनके अंदर बेरोजगारी ज़्यादा है। यानी कि पढ़ाई लिखाई भारत में नुकसान कर रहा है, न कि बेनिफिट कर रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अर्थात जो पढ़ाया जा रहा है ग्रेजुएशन में, जो स्कूलिंग एजुकेशन है, वो अब व्यवहारिक नहीं है। आज के समय में वो व्यवहारिक बिल्कुल भी नहीं है। उसे चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि पढ़ लिख करके रोज़गार नहीं मिल रहा है। इससे बेहतर तो अशिक्षित रहने पर रोज़गार मिल जा रहा है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन रोज़गार किस तरह का मिल रहा है? 10,000, 12,000, 8,000, 9,000, इस प्रकार के रोज़गार को भी सरकार रोज़गार मानती है। तो ये पढ़े लिखे अच्छे खासे ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी होल्डर्स क्यों करेंगे इस प्रकार के रोज़गार? इसीलिए बेचारे लगे रहते गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, जहाँ पर भी उनका खास बन नहीं पाता है, क्योंकि पेपर लीक हो जा रहा है। यानी कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है। शहरी 7.2%, ग्रामीण 6%। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित लोग अक्सर कम उत्पादकता वाले निर्वाह कार्यों में लग जाते, इसलिए वहाँ दर थोड़ी कम दिख रही है। युवाओं बेरोजगारी 9.9% है। अगर 15 से 29 वर्ष के बीच हम देखें तो इसमें घनघोर बेरोजगारी है। 9.9%। राष्ट्रीय जो एवरेज है 3.3%, उसका 3 गुना है। इन्हीं को तो रोज़गार चाहिए, जहाँ पर बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोज़गार की आवश्यकता, वहीं पर बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है। गवर्नमेंट तो 3.3% दिखा करके खुश है, लेकिन वास्तविकता में 15 से 29 आयु वर्ग में अगर देखेंगे तो 9% की बेरोज़गारी है, जो दुनिया में मुझे लग रहा है सबसे अधिक में से एक होगा। जो अच्छे देशों की मैं बात कर रहा हूँ, अब अफ्रीका से कंपेयर करेंगे तो वो तो सही नहीं होगा ना, है ना। शहरी युवा महिलाएं स्थिति सबसे खराब है। यहाँ दर 18.9% है। शहरों में जो यंग महिलाएं हैं उनके अंदर में बेरोज़गारी तो सबसे ज़्यादा है। यानी लगभग 5 में से 1 युवा महिला काम तलाश कर रही है, उसे काम नहीं मिल रहा है। बेरोज़गार किसे कहा जाता है? जो काम तलाश कर रहे और उनको काम नहीं मिल रहा हो। तो शहरी महिलाओं में बेरोज़गारी और भी ज़्यादा, इसलिए तो सब रील बनाओ जो हो रहा है वो इसी कारण से आपको दिखता है। शहरी यंग गर्ल्स में जो है रील बनाने की प्रवृत्ति वो यहीं से उभरा है, क्योंकि काम कम है। अन्य युवा आंकड़े, शहरी पुरुष 11.8%, ग्रामीण महिलाएं 8.6%, ग्रामीण पुरुष 8.2% है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, सवाल अगर पूछा जाए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। महिलाओं के रोज़गार की प्रकृति क्या है? ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार पर ज़्यादा ध्यान है। दिहाड़ी मजदूरी और नियमित वेतनभोगी की संख्या केवल 9.3% है। 70.7% स्वरोजगार है। अक्सर उद्यमिता नहीं बल्कि मजबूरी होती है उनकी निर्वाह गतिविधि, कुछ भी कहीं से भी पैसा आ जाए उसके लिए वो रोज़गार की तलाश में होते हैं। बाकी 20% दिहाड़ी हैं और 9.9% ही नियमित वेतनभोगी हैं। यानी कि 100 में से 91 जो ग्रामीण महिलाएं हैं इनके पास कोई विशेष तरह का रोज़गार और कमाई का अवसर नहीं है। सरकार तो यही कह रही है, लेकिन आप समझें उसे तब तो। शहरी महिलाएं नियमित वेतन भोगियों की संख्या 50.9% है। शहर में भले बेरोज़गारी दर ज़्यादा है, लेकिन इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि शहर में महिलाएं कुछ भी काम करने से बचती हैं। शहर में तो दिहाड़ी सब नहीं करेंगे ना, तो इसके कारण से यहाँ पर वेतन भोगी महिलाओं की संख्या 50.9% है। स्वरोजगार 40.4% है। दिहाड़ी मजदूरी 8.7% है। यही अंतर है ग्रामीण और शहरी आबादी में, यही अंतर है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब इसके निहितार्थ क्या है? सबसे पहला निहितार्थ तो यही है, जॉबलेस ग्रोथ और कौशल बेमेल। जॉबलेस ग्रोथ है, स्किल मिसमैच है। जो पढ़ाया लिखाया जा रहा है उसका रोज़गार से कोई लेना देना है नहीं। अभी भी पढ़ा रहे हैं कुछ और, सवाल आ रहा है कुछ और, रोज़गार मिल रहा है किसी और चीज़ पर। ग्रामीण महिलाओं का रोज़गार सशक्तिकरण या मजबूरी, तो ग्रामीण महिलाओं का LFPR और WPR बढ़ा है, लेकिन उनमें 70 से 7% स्वरोजगार हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और रोज़गार का संकट ये दिखाता है कि कुछ भी काम करने को वो तैयार हैं। शहरी श्रम बाजार महिलाओं के लिए प्रवेश बाधा अभी भी, यहाँ पर LFPR शहरी महिलाओं का बहुत ही कम है। यानी कि अभी भी बड़े बड़े शहरों में महिलाओं को नौकरी मिलना आसान कतई नहीं है। महिलाओं में बेरोज़गारी भी सबसे ज़्यादा शहरी यंग गर्ल्स में ही है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्या है? तो कार्यबल का बढ़ता अनौपचारिकरण, नियमित वेतन वाली नौकरियों का हिस्सा कम हो रहा है। उसकी जगह पर क्या कहा जाता है उसको, तो जो ठेका पर आधारित काम होता है उस प्रकार के काम बढ़ रहे हैं, जिसमें नियमित नहीं होता, कमीशन बेस्ड काम होता है ना। तो इस प्रकार के काम के कारण से जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वेतन की सिक्योरिटी नहीं है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखें।
इसके निहितार्थ ही मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आईएमडी ने एक नया ब्लॉक लेवल मानसून फॉरकास्ट मॉडल बनाया है, अर्थात ब्लॉक लेवल तक हम मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इसके बारे में ज़रा हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद कल का भी एक टॉपिक है, उसे भी देखेंगे। भारतीय मौसम विभाग ने एक नया पूर्वानुमान सिस्टम लॉन्च किया है जो पहली बार 15 राज्यों मानसून के आगमन का ब्लॉक स्तरीय पूर्वानुमान जारी करेगा। यानी कि एक ब्लॉक में आज बारिश होगा कि नहीं, इतना सटीक डेटा भी अब हम दे रहे हैं। आज से काफ़ी वर्ष पहले अगर जाएंगे तो राज्य के हिसाब से मौसम के पूर्वानुमान किए जाते थे। अब राज्य में भी जिले नहीं बल्कि ब्लॉक स्तर तक पर हम पहुँच गए हैं। जो केंद्र सरकार काम कर रही है उसके हिसाब से आने वाले समय में 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में मौसम कैसा रहेगा, इसकी भी हम भविष्यवाणी कर पाएंगे थैंक्स टू एआई एंड हमारे एडवांस जो सैटेलाइट हैं उनके कारण से ऐसा संभव हो पाएगा। तो आईएमडी ने बहुत ही बेहतर चीज़ किया। जैसे आपके फ़ोन पर भी अब मैसेज आता होगा कि आपके जनपद में अगले 2-3 घंटों में आंधी तूफान की स्थिति देखी जा सकती है। इस प्रकार के मैसेज तो आते होंगे। तो ये सब कैसे होता है, तो यही पूर्वानुमान वाला सिस्टम काम करता है। इस नए अति स्थानीय मॉडल की आवश्यकता क्यों थी, तो ऐतिहासिक रूप से मानसून का पूर्वानुमान अधिकतम राज्य जिला स्तर पर होते हैं। जैसे दिल्ली में 19 जून को मानसून आएगा, प्रवेश करेगा, इस प्रकार से किया जाता है। लेकिन मानसून की विविधता कारण जिले मानसून के आगमन के आधिकारिक घोषणा के बावजूद कई ब्लॉक या गांव सूखे रह जाते हैं। तो अगर हम इस प्रकार से कर लेंगे तो आपदा प्रबंधन में भी हमें मदद मिलेगा। और साथ में मान लीजिए कोई ब्लॉक है जहां पर सूखा घोषित किया गया है, ये भी हमें पता चल जाएगा कि पूरे ज़िले को सूखा नहीं घोषित करना है, बल्कि पर्टिकुलर इस ज़िले के इस ब्लॉक में इस बार वर्षा नहीं हुई है, इसलिए हम उससे सूखा घोषित करेंगे। इसलिए पूरे ज़िले को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाता था और सबको अनाज बांट देना ये सही नहीं था। मॉडल की तकनीकी और प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ब्लेंडेड अप्रोच है। इस नई प्रणाली के मूल में 2 मौसम पूर्वानुमान मॉडल है जिनकी भविष्यवाणी को सटीकता बढ़ाने के लिए ब्लेंडेड किया गया, मिश्रित किया गया है। और इसमें एआई का उपयोग काफ़ी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। एआई के आधार पर उस ज़िले का, उस क्षेत्र का मौसम और उसके 100 वर्षों के इतिहास का मौसम, इन दोनों को एनालाइज करके ब्लॉक लेवल का मौसम का पूर्वानुमान किया जा रहा है। 4 सप्ताह का पूर्वानुमान किया जा रहा है। एआई और डेटा का उपयोग किया जा रहा है। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसंधान संस्थान भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM, कहाँ पर है ये, तो ये पूना में है, उसके द्वारा इस काम को किया जा रहा है। वर्तमान कवरेज क्या है? वर्तमान यह प्रणाली 15 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 3196 ब्लॉक, भारत के 7200 ब्लॉक में से लगभग आधे को कवर करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस बार इस योजना की परीक्षा इसलिए हो जाएगी क्योंकि अल नीनो है इस बार, और वो भी पिछले 100 वर्षों का सबसे खराब अल नीनो होने वाला है। यानी कि 100 वर्षों में सबसे ज़्यादा इस बार अल नीनो का प्रभाव दिखेगा, वर्षा कम होगी, ऐसा कहा जा रहा है मानसून के सीजन में। ये तो अभी बिना मानसून का आपको वर्षा दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए 1 किलोमीटर का मॉडल है। इसके अलावा आईएमडी ने विशेष रूप से यूपी के लिए 1 किलोमीटर रिजोल्यूशन वाला मौसम पूर्वानुमान मॉडल लॉन्च किया है जो 10 दिनों के लिए मान्य है। इसका नाम है मिथुन मॉडल का उपयोग किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, जो 1 किलोमीटर के रेंज में यह क्या करेगा, तो मौसम के बारे में जानकारी देगा। इस मॉडल का नाम है मिथुन मॉडल, इसे ज़रूर ध्यान में रखें। यूपी में स्वचालित मौसम स्टेशन के व्यापक नेटवर्क के कारण से मिथुन नामक मौसम मॉडल को 1 किलोमीटर तक डाउन स्केल किया गया है, ताकि 1 किलोमीटर के सटीक आंकड़े भी हम लोगों तक पहुंचा पाएँ कि इस क्षेत्र में आज क्या होने वाला है। ज़रा समझिएगा किस प्रकार की चीज़ें कहाँ पर मदद कर रहा है। 1999 के आसपास उड़ीसा में एक भयानक साइक्लोन आया जिसमें कितने ही हज़ारों व्यक्ति मारे गए, और अब भी साइक्लोन आते उससे डेडलीस्ट वाले भी आते हैं, लेकिन उसमें एक भी आदमी नहीं मरता। वो किसके कारण से? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने ही लोगों की जान बचाई है। सैटेलाइट और इस प्रकार के मौसम पूर्वानुमान की जो हम भविष्यवाणी करते हैं मिनट का, इसके कारण से हम लोगों की जान बचा पाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, मिथुन के बारे में भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केरल की तेल रिसाव आकस्मिक योजना। अगर आपको याद हो, हमने खर्ग आइलैंड के बारे में पढ़ा था। खर्ग आइलैंड याद होगा आपको, फारस की खाड़ी में छोटा सा द्वीप है जो ईरान के सारे तेल से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं पर थे, जिस पर अमेरिका ने बम भी गिराया था। तो खर्ग आइलैंड के आसपास भी तेल रिसाव देखे गए हैं। आपसे सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन केरल के तट के समीप, पिछले साल हमने पढ़ा था करंट अफेयर के दौरान, कि केरल के तट के समीप कई सारे वाहनों के पलटने के कारण से कुछ तेल रिसाव की घटनाएँ घटित हुई थी, जिसके बाद से वहाँ की सरकार ने एक फैसला लिया और तेल रिसाव से
बचने के लिए एक योजना बनाया है। केरल की तेल रिसाव आकस्मिक योजना, आकस्मिक ही होता है इस तरह की चीज़ें, तो कोई प्री प्लान्ड तो होता नहीं है। हाल ही में 2025 में केरल तट के पास जहाज़ों के दुर्घटनाग्रस्त MSC इल्सा 3 याद होगा अगर आपको, MV वानी हाई 503, ये 2 जहाज़ पलटे थे। केरल सरकार राज्य की 590 किलोमीटर तटरेखा को समुद्री प्रदूषण और तेल रिसाव से बचाने के लिए तेल रिसाव आकस्मिक योजना की मसौदा जो है, इस योजना का मसौदा तैयार किया है। 1 मिनट पेन का कलर चेंज करते हैं। हाँ ठीक है। योजना के प्रमुख बिंदु और कार्य क्षेत्र क्या है, इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा सकता है। सवाल पूछेगा, हाल ही में भारत के किस तटीय राज्य ने तेल रिसाव से बचने के लिए अलग योजना का निर्माण किया? सबसे बेसिक सवाल तो यही पूछेगा आपसे। हाल ही में ये 2 जहाज़ कहाँ पर तेल रिसाव के कारण बने, तो इनके बारे में बता सकते, केरल के मालाबार तट पर यह बने हैं। आधिकारिक क्षेत्र क्या है? यह योजना तटरेखा से 12 समुद्री मील तक समुद्री रिसाव को कवर करती है। इसके अलावा ज्वार भाटा से प्रभावित होने वाले अंतर्देशीय नदियों में भी मान लीजिए तेल रिसाव हुआ। अब ज्वार भाटा में क्या होता भाई, लहरें अंदर भी प्रवेश करती। केरल की कई सारी छोटी छोटी यहाँ पर झील हैं, नदियाँ हैं जो समुद्र से मिल रही हैं। अगर मान लीजिए तेल रिस करके इन नदियों में भी आ जाए, तो इन नदियों को भी इस योजना के तहत कवर किया जा रहा है। इन नदियों को भी इस योजना के तहत कवर किया जा रहा है। यह डिजास्टर मैनेजमेंट का, मैन मेड डिजास्टर का मैनेजमेंट करने का सबसे बेहतर एक योजनाओं में से एक है जो सरकार ने वहाँ पर किया है। जोखिम का मानचित्रण किया जाएगा। संवेदनशील परिस्थिति क्षेत्र जैसे मैंग्रोव, प्रवाल, भित्तियाँ, मछली पकड़ने वाले क्षेत्र, इन सभी सेंसिटिव मैप्स बनाए जाएंगे। और तेल रिसाव होने के दौरान इन एरिया पर, ये जो सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर हमारा सबसे पहला रिस्पांस होगा कि इन एरिया को बचाया जाए, क्योंकि तेल रिसाव बहुत बड़ी संख्या में प्रवाल भित्तियों को मार देते हैं और प्रवाल भित्ति तो समुद्री इकोसिस्टम का आधार का निर्माण करते हैं। रणनीतिक उपाय क्या है? इसमें नेट एनवायरमेंटल बेनिफिट एनालिसिस, तेल को रोकने के लिए टैक्टिकल बूमिंग, पानी में तैरते अवरोधक लगाना और वन्यजीवों को बचाने के लिए विशिष्ट प्रोटोकॉल का भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय ढांचा भी है इसमें, नेशनल फ्रेमवर्क। केरल की यह राज्य स्तरीय योजना अलगाव में काम नहीं करती, बल्कि एक राष्ट्रीय ढांचा से जुड़ी हुई है। भारत सरकार का भी यह है एक योजना, भारत सरकार की योजना है जिसका नाम है राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना, नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटीजेंसी प्लान, एक भारत सरकार का भी बनाया हुआ है। भारतीय जल में तेल रिसाव से निपटने के लिए सर्वोच्च नीतिगत ढांचा है। इसे मूल रूप से 1996 में लागू किया गया था, आपके लिए प्रीलिम फैक्ट हो गया। और समुद्री यातायात बढ़ने के कारण 2024 में इसको अपडेट भी किया गया है। नोडल एजेंसी इसके लिए भारतीय तटरक्षक बल होते हैं। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत है, 2024 का अपडेट करने से यह सुनिश्चित किया गया कि तेल रिसाव करने वाली कंपनी को ही सफाई का खर्चा और मुआवजा देना पड़ेगा। अगर आपके जहाज़ से तेल रिसाव हो रहा है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत ही बिल्कुल सही सा कानून है, बहुत सही कानून है और इसको सख्ती से लागू करना चाहिए। पर्यावरण और जैव विविधता को भारी नुकसान होता है इसके कारण से। प्रवाल भित्तियों को सूरज की रोशनी चाहिए होती है, लेकिन तेल रिसाव के कारण से सूरज की रोशनी उन तक नहीं पहुंच पाती है और इस नहीं पहुंचने के कारण से प्रवाल भित्ति बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण से भारत सरकार और केरल की सरकार ने इस प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया हुआ है। उपाय क्या क्या होते हैं? तो स्कीमिंग होती है, मशीन के जरिए समुद्र की सतह से तैरते हुए तेल को हटाना। इन सीटू बर्निंग, पानी की सतह फैले तेल के एक हिस्से को सुरक्षित तरीके से जला दीजिए। बायो रेमिडिएशन है, जैसे विशिष्ट सूक्ष्म जीव होते हैं जो इन हाइड्रोकार्बन्स को खा जाते हैं, जैसे टेरी के द्वारा एक विकसित है ऑयल जैपर जिसको कहा जाता है। ये क्या करता है, इसको अगर आप वहाँ पर छिड़क देंगे तो समुद्र पर फैले हुए इस हाइड्रोकार्बन को वो खा जाते हैं, निपटा देते हैं। रासायनिक विसर्जक भी कई सारे यूज किए जाते हैं जिसके ज़रिए इनका निपटान किया जाता है, तो इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। साइंस के MCQ ज़रूर देखिएगा, कल भी अपलोड किया था मैंने, बहुत ही बेहतरीन है, कॉन्सेप्चुअल है उसमें, तो वो काफ़ी मदद करेगा अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करूँगा उसका, आज मोस्ट प्रोबेबली MCQ मैं अपलोड करूँगा साइंस का या किसी और का या फिर करेंट अफेयर का। थैंक यू सो मच आप सभी का।